फर्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं आखिर फिजिक्स का हमारी लाइफ में स्कोप क्या है, या हम लोग जो भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं उसमें आखिर इसका स्कोप क्या है, या किस किस ब्रांच में फिजिक्स का हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट? एक मैक्रोस्कोपिक होता है, दूसरा माइक्रोस्कोपिक होता है। सो देयर आर 2 स्कोप ऑफ फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी डीप अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स। सो फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच स्टूडेंट, मैक्रो और स्कोपिक 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। मैक्रो का इसको स्टूडेंट मतलब होता है एट लार्ज स्केल, एट लार्ज स्केल, और स्कोपिक का मतलब होता है स्टूडेंट स्कोप। जब हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी डीप, किसी भी कॉन्सेप्ट को बेसिकली लार्ज स्केल में स्टडी करते हैं स्टूडेंट, इस फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेसिकली वो न्यूटन्स के लॉ की है। तो हम इसको न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से स्टूडेंट? न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स या मैकेनिक्स या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोल सकते हैं। तो इस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंतर्गत बेसिकली फॉलोइंग ब्रांच जो है, जो सो दीज ब्रांच कम्स inside the macroscopic approach. You can see here first is mechanics। आपको बता चुका हूँ कि 11th क्लास के पूरे सिलेबस में आप क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड व्हाट इज मैकेनिक्स? तो आंसर है न्यूटन्स के लॉ के बारे में, वेव के बारे में, मोशन के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में जो कुछ भी बताते हैं वो मैकेनिक्स के अंदर बताते हैं। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ मतलब जैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आप पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ चुके हैं आप 9th क्लास में। ठीक है, वेव्स के बारे में आप थोड़ा बहुत स्टडी किए थे साउंड चैप्टर में, मोशन के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर आप उनके बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे और थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट यूज़ करके उनको स्टडी करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैकेनिक्स बोलते हैं। दूसरा स्टूडेंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। व्हाट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस मैग्नेटिक फील्ड, यही कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों जितने भी फिनोमेना होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग एक कॉन्सेप्ट था और मैग्नेटिज्म का अलग कॉन्सेप्ट था, दोनों को मिला के अब हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दोनों को स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे। रीजन क्योंकि इसमें बेसिकली हम पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज को स्टडी करते हैं, सिंगल चार्ज को स्टडी नहीं करते हैं, सिंगल चार्ज को स्टडी नहीं करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं स्टूडेंट? सिस्टम ऑफ चार्ज को स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। स्टूडेंट ऑप्टिक्स का मतलब दुनिया में कहीं भी लिखा हो वो आइज से होता है, लाइट से होता है, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली ऑप्टिक्स का मतलब यहाँ पर भी लाइट से है। तो लाइट के आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर भी क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट आप? ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में जितने भी लाइट के फिनोमेना होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एटसेट्रा, जितने भी फिनोमेना होते हैं स्टूडेंट ये सब पढ़ते हैं आप ऑप्टिक्स में। ये आपके 12th क्लास का टॉपिक है। इट इज नॉट इन 11th क्लास। ऑप्टिक्स इज नॉट प्रेजेंट इन 10th क्लास एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एंड इलेक्ट्रिक फिनोमेना इज नॉट ऑल्सो प्रेजेंट इन 11th क्लास। सो दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ 12th क्लास। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स। एज यू नो अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, शायद आपने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना होगा स्टूडेंट। दिस इज न्यू ब्रांच फॉर यू। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग टेम्परेचर के बारे में डील करते हैं, इन विच वी डील्स अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वर्क कंजर्वेशन, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क कंजर्वेशन। वर्क कंजर्वेशन मतलब स्टूडेंट वर्क का कन्वर्ट होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये बेसिकली स्पेशल टाइप ब्रांच है जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक भी स्टडी नहीं किया होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग किस क्लास में पढ़ने वाले हैं? 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ये केमिस्ट्री में भी है आपके और फिजिक्स में भी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एज यू नो अबाउट स्टूडेंट, एज यू नो about macroscopic approach, what are the means of macro at very large scale. But student, what is the means of micro? So the means of micro is just opposite to the means of macro. मैक्रो का जस्ट उल्टा माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब बड़ा लेवल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बट माइक्रो का मतलब है सिंगल पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉल रेंज।
माइक्रो का मतलब स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वैसे 10⁻⁻⁶ होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर माइक्रो का मतलब बहुत छोटे से है। इतना छोटा पार्टिकल, इतने छोटे पार्टिकल जिनको स्टडी करते समय हम अपनी नेक्ड आई यूज नहीं कर सकते। हमें बेसिकली मशीनों का यूज करना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, जिन पार्टिकल को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उन पार्टिकल को जब हम स्टडी करते हैं, उनके फिनोमेना को जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या किसके अंतर्गत लाते हैं स्टूडेंट? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंतर्गत लेके आते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, देखिए इट इंक्लूड्स माइक्रो लेवल फिनोमेना। ये बेसिकली माइक्रो लेवल फिनोमेना को इंक्लूड करता है, जैसे एटॉमिक थ्योरी। यू नो अबाउट एटॉमिक थ्योरी स्टूडेंट? एटॉमिक थ्योरी जैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था, बोहर्स मॉडल था। दीज इंक्लूड्स इन एटॉमिक थ्योरी मोलिकुलर थ्योरी, जैसे मोलिकुलर आर लिखा हुआ है यहाँ पर, मोलिकुलर एंड न्यूक्लियर थ्योरी। मोलिकुलर स्टूडेंट, मोलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, आपको पता ही है, बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। मोलिकुलर थ्योरी, न्यूक्लियर थ्योरी एंड इंट्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना भी किस में आता है? तो आंसर है माइक्रो लेवल फिजिक्स में आता है, माइक्रो लेवल माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आता है। स्टूडेंट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का बेसिकली जो फाउंडर माना जाता है वो नील्स बोर या आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि नील्स बोर या आइंस्टीन ने इसकी फिजिक्स की नींव रखी थी। माइक्रोस्कोपिक लेवल को हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल को या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को और किस नाम से जानते हैं? तो मॉडर्न फिजिक्स के नाम से। स्टूडेंट इसका एक नाम और है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी स्टूडेंट हम इस फिजिक्स को जानते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम लोग क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट? तो आंसर है एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, न्यूक्लियर थ्योरी, इंट्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल। तो नाउ वी मूव द एक्साइटमेंट ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स। आखिर फिजिक्स को स्टडी करने में हमें एक्साइटमेंट क्यों है? वाई वी आर स्टार्टिंग द फिजिक्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स? तो स्टूडेंट फिजिक्स के बारे में जितना कहे कम है। फिजिक्स के बारे में आपको पता है, इट कवर्स क्वांटिटी विद लेंथ मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट फिजिक्स ने ही तो आपको सबसे हाईएस्ट लेंथ नापने का मौका दिया है, फिजिक्स ने ही तो आपको सबसे छोटी डिस्टेंस नापने का मौका दिया है स्टूडेंट। फिजिक्स ने ही तो आपको अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का मास, अर्थ की डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस, दुनिया भर की चीज़ें स्टूडेंट। टाइम कितना हो सकता है मिनिमम टाइम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है, मास कितना हो सकता है मैक्सिमम, मास कम से कम कितना हो सकता है ना स्टूडेंट, डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, डिस्टेंस मिनिमम कितनी हो सकती है, ये सब मेजर करने का तरीका किसने बताया? तो आंसर है ये हमें सब फिजिक्स ने बताया। क्योंकि एज वी नो अबाउट द नेचुरल फिनोमेना एंड टू यूजिंग द नेचुरल फिनोमेना वी यूज सम इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेजिस्टेंस। जैसे आप लोग कोई नेचुरल फिनोमेना देखते हैं तो उसको आप मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको आप मेजर करने की सोचने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, इट कवर्स क्वांटिटी विद लेंथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज हाई एज 10⁻40 मीटर। ये फिजिक्स की ही देन है कि 10⁻40 मीटर तक या उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं। किस में नापते हैं ये सब? एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी ऑफ यूनिवर्स, पता है आपको। एंड एज लो एज 10⁻40 मीटर, जैसा कि बताइए आपको, मैंने आपको बताया अभी कि छोटे से छोटे डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 10⁻⁻14 मीटर के आसपास या उससे भी छोटी डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है और इलेक्ट्रॉन का बेसिकली स्टूडेंट चार्ज हमें पता है, जो कि 10⁻31 kg का आसपास भी होता है, 10⁻31। यू कैन सपोज इट हाउ स्मॉल इज इट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सिमिलरली द रेंज ऑफ टाइम, और क्या बताया हमें इसे? टाइम बताया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था टाइम के बारे में बताया। टाइम जितना छोटे से छोटा हो सकता है, 1 सेकंड का भी कितने का पार्ट? 10⁻22 सेकंड। सो यू कैन सपोज इट हाउ मच स्मॉल टाइम इज इट। तो 10⁻22 सेकंड से लेके 10⁻18 सेकंड तक हमें टाइम की रेंज पता है। ये सब रेंज किसने दी है? तो आंसर है दिस रेंज इज गिवन बाय फिजिक्स। ओके, एंड मास फ्रॉम 10⁻30 टू 10⁻55। स्टूडेंट इसकी मास की रेंज आप खुद से मेजर कर सकते हो कितनी बड़ी रेंज है। 10⁻31 से 35 से लेके 10⁻55 तक जा रही है। यू कैन सपोज इट हाउ मच मोर इज इट, यू कैन इमेजिन अबाउट दैट।
इतना ही नहीं स्टूडेंट, आप देखिए सेलुलर फ़ोन देखिए आपके घरों में रखा होता है, फैक्स रखा होता है जिसमें आप मोबाइल पे बातें करते हैं, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसकी बात करिए, ये किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। ठीक है, यूज ऑफ रोबोट, बताइए रोबोट को यूज करने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फिजिक्स का यूज करते हैं। फिजिक्स नहीं होगी, कितना फोर्स इस हाथ से लगवाना है, कितना फोर्स दूसरे हाथ से लगवाना है ना, कितनी दूर उसको मूव कराना है, कितनी दूर उसको मेडिसिन भिजवानी है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? फिजिक्स की देन है स्टूडेंट, ये हमें फिजिक्स ही बताता है। ठीक है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट, हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड सैटेलाइट घूमते रहते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते रहते हैं, ये सब किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। ठीक है, जर्नी टू द मून विद कंट्रोल ऑन द ग्राउंड, स्टूडेंट हम ग्राउंड पे यहाँ पर बैठे बैठे, ये मून है, यहाँ पर बैठे बैठे हम यहाँ जो भी चीज़ हम यहाँ पे भेजते हैं, कुछ भी चीज़ अगर हमने यहाँ पे भेजी है तो यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मंगा सकते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब फिजिक्स की तो देन है। सो दिस इज़ द एक्साइटमेंट ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स। इसलिए हमें फिजिक्स को स्टडी करते समय माइंड में एक्साइटमेंट आना चाहिए, रियल में आना चाहिए स्टूडेंट। इतनी सारी चीज़ें फिजिक्स ने दी, क्यों ना हम भी फिजिक्स को पढ़ें और हम भी अपनी थोड़ा सा नॉलेज यूज करके कुछ ना कुछ दुनिया को दें। ठीक है स्टूडेंट, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स इन फिजिक्स। जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं, मॉडल क्या होता है कि रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, ये इंडक्शन हमें माननी पड़ी है, कुछ मान लेते हैं, जैसे कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसमें कुछ मान लेते हैं स्टूडेंट। जैसे एक्जियम होती है, आखिर ये होती क्या है, इनके बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट इज हाइपोथेसिस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइपोथेसिस? सो स्टूडेंट, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी ऐसी सुपरपोजिशन या कोई भी ऐसी सपोजिशन जिसमें हमने कुछ भी नहीं लेट कर रखा, कुछ भी हमें पता नहीं है और ना ही हमने कोई एक्सपेरिमेंट वेरीफाई किया है, हमने ऐसा सोचा है कि ऐसा हो जाएगा इन द फ्यूचर। ठीक है, ना तो हमने क्या किया है, ना तो हमने अभी उसको प्रूव किया है, ना ही वो वेरीफाइड हुआ है, पर हमने सोचा है दिमाग में कुछ भी एज्यूम करके कि फ्यूचर में ऐसा होगा। ऐसा कौन कर सकता है? तो आंसर ऐसा सिर्फ साइंटिस्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथेसिस बोलते हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस? सो हाइपोथेसिस इज ए सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू। कोई भी चीज़ सपोज कर लेना बिना किसी ये समझे कि ये सही भी है या नहीं, सपोज कर लेना बिना इट में बी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो भी सकती है और वेरीफाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड करता है कि वो सोचा जो गया था वो सही था या गलत था। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि ये हमेशा गलत रहा हो, ये बहुत जगह पे सही भी हुआ है। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जैसे डी बोगली आप नाम सुनेंगे 12th क्लास में, इसके बारे में शायद केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे 11th की। डी बोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी। स्टूडेंट, डी बोगली गेव अस ए हाइपोथेसिस विच वाज प्रूव्ड बाय द अदर साइंटिस्ट, जिसको डेविसन जर्मर ने बाद में प्रूव कर दिया था कि इन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। उसको हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस। उन्होंने बिना सोचे, बिना एज्यूम किए कि ये सही है कि गलत है, अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा। अगर मैटर के पास अगर स्टूडेंट रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर है तो मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम डीप पढ़ेंगे 12th क्लास में और थोड़ा बहुत 11th की केमिस्ट्री में भी आप स्टडी कर लेंगे। तो दिस इज हाइपोथेसिस। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एक्जियम्स। व्हाट इज एक्जियम्स? स्टूडेंट, एक्जियम्स ऐसे नेचुरल फिनोमिना होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ही एविडेंट होते हैं। वो फिनोमिना तो होते हैं लेकिन उनका जो एविडेंट होता है स्टूडेंट वो खुद ही होते हैं, उनकी जो सच्चाई होती है वो खुद ही होते हैं। उनके अलावा एक्सेप्टेड विदाउट कंट्रोवर्सी और क्वेश्चन, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है बिना किसी कंट्रोवर्सी के। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना सबूत होते हैं। स्टूडेंट, साइंस में क्या होता है बेसिकली, फिजिक्स में या साइंस में, जैसे को कोई भी आप किसी को अपनी थ्योरम बताते हैं, मॉडल देते हैं, रूल्स देते हैं तो हमें प्रूफ देना पड़ता है। अब स्टूडेंट होता क्या है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अपना रूल्स, जिसमें हम कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते, हमें मानना ही मानना पड़ेगा क्योंकि उनका कुछ और प्रूव नहीं होता, वो खुद ही अपने आप में प्रूफ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं कितना सूटेबल एग्जांपल होगा। जैसे रेनबो का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। रेनबो, स्टूडेंट रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है, आपको पता है,
और हमें दिखाई देता है सामने सेल्फ में, खुद में क्या है स्टूडेंट, एविडेंट है, हमें मानना ही पड़ेगा कि हाँ रेनबो होता है और आफ्टर रेनिंग होता है। कुछ एज्यूम्पशन मानना पड़ता है लेकिन हो जाता है, जरूर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एक्सियम्स। थर्ड है स्टूडेंट मॉडल। मॉडल के बारे में तो आपने सबसे ज़्यादा पढ़े होंगे, मॉडल जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, है ना, ये सब आप सबसे ज़्यादा पढ़े हैं। व्हाट इज मॉडल? तो स्टूडेंट मॉडल एक थ्योरी होती है जो कि किसी साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज की जाती है। कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, कुछ रूल्स बनाए कि अगर मैंने ऐसा ऐसा करता हूँ तो ऐसा ऐसा होता है। प्रूफ कैसे करना है, नहीं करना है, बाद में पता, लेकिन फिलहाल ये देखा जाता है कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। जैसे थॉमसन ने कुछ रूल्स दिए, जैसे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ रूल दिए, तो इनको बोलते हैं स्टूडेंट मॉडल। ऑब्जर्वेशन को क्या किया जाता है स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया जाता है और ऑब्जर्वेशन से ही रिजल्ट बताए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना में बाद में स्टडी किया जाता है, उससे पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं उसको बताया जाता है, उसकी थ्योरी को लोगों को बताया जाता है। उस थ्योरी के रिलेटेड फिर हम क्या करते हैं, नेचुरल फिनोमेना से उसका क्या रिलेशन है हम बाद में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में थ्योरी प्रपोज्ड होती है, थ्योरी पब्लिश्ड होती है साइंटिस्ट के नाम से। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट मॉडल। एंड नेक्स्ट वन इज एज्यूम्पशन। स्टूडेंट आपकी फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली वो दो हैं 11th क्लास के हिसाब से, एक मॉडल, दूसरा एज्यूम्पशन। ठीक है, मॉडल मतलब क्यों, क्योंकि मॉडल के बारे में बहुत सारे मॉडल आप पढ़ेंगे, बहुत सारे मॉडल आप पढ़ भी चुके हैं। और एज्यूम्पशन क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जब भी आप कोई डेरिवेशन कर रहे होते हैं, कोई भी अगर आप डेरिवेशन करेंगे, कोई भी अगर लो आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं ड्राइंग करने बैठते हैं तो आपको ये कंसिडर नहीं करना है कि आपको पेन कौन सा लेना है, पेपर कौन सा लेना है। इसमें आपको ये सोचना है ड्राइंग कैसी बनानी है। क्योंकि अगर आप ये भी सोचेंगे कि पेपर भी 4 साइज लेना है, पेन भी वही लेना है, ये भी वही लेनी है, तो स्टूडेंट आपको परेशानी हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको पेन कोई सा लें, आप पेपर कोई सा लें, बशर्ते आपकी मेन कंडीशन है कि आपकी आर्ट पेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपका मेन मोटिव क्या है, डेरिवेशन करने का। तो जो फालतू की चीज़ें हैं कि आप एक्स ऐड कर लें, वाई ऐड कर लें, इसकी डिस्टेंस थोड़ा कम मान लें, इसकी डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा मान लें, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मेन मोटिव क्या आपका पेंटिंग करने का, इसलिए आपने क्या कर दिया, A4 साइज है या पेपर कौन सा है या कलर कौन से है उसको नेगलेक्ट कर दिया। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है। ठीक है, आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ये वाली। अब सुन, अगर आप इसके रेस्पेक्ट में, आप अपने आपस में रेस्पेक्ट में, दूर है हमारा सन, अगर आपस की रेस्पेक्ट में डिस्टेंस को इससे कंपेयर करने लगो तो क्या आपके डिस्टेंस इस डिस्टेंस कंपेयर में कुछ है? तो आंसर है आपकी डिस्टेंस सन तक के डिस्टेंस के कंपेयर में 0 कहलाएगी। क्या हम ये एज्यूम्पशन मान सकते हैं कि आपकी दोनों की ए और बी के बीच की डिस्टेंस 0 है? क्यों 0 है? क्योंकि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो आंसर आप सन की डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं। क्या सन की डिस्टेंस को अपनी डिस्टेंस से हम इन्फिनाइट बोल सकते हैं? तो आंसर बोल सकते हैं। क्या रियल में इन्फिनाइट है? नहीं, एज्यूम्पशन माना है हमने। तो फिजिक्स में एज्यूम्पशन जरूरी है। अगर आप इसमें नहीं मानते हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको बहुत जगह मानने पड़ेंगे, इसको आप ध्यान रखना। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो फिजिक्स का एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें आप एक टर्म और लिख सकते हैं, एंड सोसाइटी का। सोसाइटी मतलब जहाँ पर आप सब रहते हैं। फिजिक्स का, सोसाइटी का और टेक्नोलॉजी का सोसाइटी से क्या लेना देना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, फिजिक्स बेसिकली क्या करती है। स्टूडेंट फिजिक्स को हम बोल सकते हैं मदर ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप कहोगे सर कैसे? स्टूडेंट जब फिजिक्स रूल्स देती है, फिजिक्स क्या बनाती है स्टूडेंट? फिजिक्स प्रिंसिपल बनाती है। क्या ये स्टूडेंट प्रिंसिपल बनाती है? कौन? फिजिक्स। उन प्रिंसिपल वर्क कौन करता है? टेक्नोलॉजी। उससे फायदा किसको होता है? सोसाइटी को। ऐसा नहीं है स्टूडेंट हमेशा सोसाइटी को फायदा ही होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। ऐसा कौन सा लाइव एग्जाम्पल है फिजिक्स का जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है? अब स्टूडेंट हम लोग एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं, आखिर फिजिक्स का, टेक्नोलॉजी का और सोसाइटी का रिलेशन आखिर है क्या। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ स्टूडेंट। स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। स्टूडेंट स्टीम इंजन का इन्वेंशन इंग्लैंड मतलब यूके मतलब ब्रिटेन में हुआ था, और 18th सेंचुरी में होता है स्टूडेंट। 18th सेंचुरी में जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था तो उसमें पूरी दुनिया में ये रिवोल्यूशन आ गया था कि सब लोगों को रोज़गार मिलने लगा। सब लोगों को रोज़गार मिलने लगा।
ट्रेनें, एक ट्रेन जो होती है ट्रेन के इंजन बनने लगे, इंडस्ट्रियल के इंजन बनने लगे, इंडस्ट्री चलने लगे, किसके कारण? ओनली स्टीम इंजन के कारण। आप सोच सकते हैं स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेम्स वाट ने। किसने? फिजिसिस्ट ने, फिजिक्स के बारे में पढ़ के। उसको यूज किसने किया? टेक्नोलॉजी ने। क्या जनरेट किया? स्टीम इंजन जनरेट किया। और इस स्टीम इंजन से आखिर रोजगार किसको मिला? तो आंसर है ह्यूमंस को, सोसाइटी को उससे फायदा हुआ। क्लियर स्टूडेंट? तो आप सपोज कर सकते हैं फिजिक्स से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से सोसाइटी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट इसका। वायरलेस कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट जो आप मोबाइल पे बात करते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, अगर क्या है स्टूडेंट, कहाँ से आती हैं सब चीज़ें? तो आंसर है वायरलेस सिस्टम से, कम्युनिकेशन से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं। क्या आती हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म। तो दोनों को मिला के साइंटिस्टों ने एक चीज़ बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोनों को मिला के कुछ चीज़ें, दोनों को मिला के, दोनों के कॉन्सेप्ट यूज करके स्टूडेंट, दोनों के कॉन्सेप्ट यूज करके क्या किया? साइंटिस्टों ने टेक्नोलॉजी बनाई और एक वायरलेस सिस्टम हमें बना के दे दिया। इससे किसको फ़ायदा हुआ? तो आंसर है इससे हमें सोसाइटी को फ़ायदा हुआ। किसको फ़ायदा हुआ स्टूडेंट? सोसाइटी को। यूज किसका लिया? फिजिक्स ने रूल्स दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। यूज किसने किया? टेक्नोलॉजी ने। और बना दी एक डिवाइस सोसाइटी के लिए। फ़ायदा किसका हुआ? सोसाइटी का। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ सोलर विंड जियोथर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट ये किसका काम है? हमारे पास आज इलेक्ट्रिसिटी भरपूर मात्रा में है, दुनिया के हर सिटी में इलेक्ट्रिसिटी है मोस्टली, और दुनिया की हर सिटी इलेक्ट्रिसिटी से जगमगा रही है। आखिर इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका क्या है हमारे पास? तो आंसर है हमने जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स ने जितने भी तरीके दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, हमने कोशिश की है कि हम उन सभी तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। एग्जाम्पल्स के लिए हमने सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, हमने विंड से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, हमने जियोथर्मल से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, हमने इलेक्ट्रिसिटी सभी टाइप्स की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना ली। आखिर कॉन्सेप्ट दिया किसने था? तो आंसर है ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स ने दिया था। यूज किसने किया? तो आंसर है टेक्नोलॉजी ने यूज किया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। किसका फ़ायदा हुआ? सोसाइटी का फ़ायदा हुआ। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स टेक्नोलॉजी को ऑर्डर करती है कि आप ये करिए, टेक्नोलॉजी उससे सोसाइटी का फ़ायदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। लास्ट वन इज वर्किंग ऑफ सैटेलाइट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन। तो वर्किंग ऑफ सैटेलाइट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट वन इज वर्किंग ऑफ सैटेलाइट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन। आपको न्यूटन्स के ग्रेविटेशन का नियम के बारे में पता होगा शायद, कि दुनिया की हर दो चीज़ें जिसके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। स्टूडेंट इस रूल का नियम यूज करके हमने सैटेलाइट को क्या किया? स्थापित किया, सैटेलाइट को सिचुएट किया। कहाँ पर सिचुएट किया? अराउंड द अर्थ। आपको पता होगा स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी फिलहाल इम्फान नाम का एक तूफान जो है, साइक्लोन, वो आ रहा है। जैसे टोर्नेडो वगैरह आते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं, बारिश के बारे में, टेम्परेचर के बारे में हमें हमारी सैटेलाइट जल्दी से अवगत कराते रहते हैं। उससे क्या होता है स्टूडेंट? वो पता कैसे चलते हैं आखिर हमें? तो आंसर है स्टूडेंट हमारे जो अर्थ होती है उसके अराउंड क्या घूमते रहते हैं? सैटेलाइट घूमते रहते हैं। आखिर ये स्टूडेंट सैटेलाइट घूम क्यों रहे हैं? तो आंसर है ये सैटेलाइट ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन घूम रहे हैं। व्हाट वाज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? उसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इस बुक के लास्ट चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में बता देता हूँ मैं आपको। बेसिकली जो अर्थ होती है वो इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच के रखती है। ठीक है, क्योंकि ये खींच के रखती है तो ये दूर भी नहीं जा पाता, इसके पास भी नहीं आ पाता। पास इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि ये खुद भी फोर्स लगाता है बाहर की तरफ। दूर इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि अर्थ इसको खींच के रखती है। तो ये एक फोर्स इधर किसके कारण? इस सैटेलाइट के कारण। एक फोर्स अंदर की तरफ किसके कारण? अर्थ के कारण। ये फोर्स बैलेंस रहती है, इसलिए अब यहाँ चारों तरफ घूमता रहता है और चारों तरफ से आने वाली आफत के बारे में हमें बताता रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट,
सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सैटेलाइट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन। इससे क्या हुआ, न्यूटन साहब ने फिजिक्स के बारे में लॉ दिया, टेक्नोलॉजी ने इसको यूज किया सैटेलाइट में, और इससे सोसाइटी का फ़ायदा हुआ है। सोसाइटी को जितने भी आने वाली प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस से तो खैर ये बेचारे कोरोना वायरस हो सकता है न्यूटन साहब के फिजिक्स के अंदर नहीं आता हो, क्योंकि कोरोना वायरस कैसा है स्टूडेंट, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल न्यूटन की फिजिक्स में अंडर में नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन की फिजिक्स कोरोना वायरस पे वैलिड नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल फोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।